नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रागैतिहासिक काल के विभाजन के बारे में। उसमें हम लोगों ने इसे दो भागों में बांटकर देखा था, पाषाण युग और दूसरा धातु युग। पाषाण युग को भी हम लोगों ने तीन भागों में बांटकर देखा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। उसके बाद हम लोगों ने पूरा पाषाण को भी तीन भागों में बांट के देखा था, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण का। आज हम लोग पाषाण युग के बाद हम लोग धातु युग में प्रवेश करेंगे। इस संदर्भ में हम देखते हैं धातु युग को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ताम्र युग, दूसरा कांस्य युगीन, तीसरा लौह युगीन। ताम्र युगीन की बात आती है तो इसका जो है पीरियड 5000 से 4000 ईसा पूर्व है। कांस्य युग की बात आती है तो ये लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास आता है। और लौह युग की बात आएगी तो ये 1400 ईस्वी पूर्व में आता है। अगर इसी को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1000 ईस्वी पूर्व में जब वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था, उसी समय लौह युग का आरंभ माना जाता है। और अगर एनसीईआरटी के संदर्भ में देखें तो एनसीईआरटी इसे 500 ईस्वी पूर्व और ले जाता है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 1500 बीसी माना जाता है। इसी में देखते हैं सर्वप्रथम जब आर्यों का आगमन हुआ था, उसी समय सबसे पहले अतरंजी खेड़ा नामक जगह पे लौह युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। अगर हम भारत से बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर्वप्रथम एशिया माइनर, जो शायद ईरान के में पड़ता है, वहां सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिला। अब हम आते हैं इसके स्वरूप को देखते हैं तो ताम्र युगीन जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ताम्र युगीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और कांस्य युगीन की बात आती है तो ये शहरी या नगरीय सभ्यता थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं दोनों शहरी और ग्रामीण साथ साथ चलते आ रहे हैं। और लौह युग सभ्यता को निरंतर चलने वाला युग भी बोला जाता है। लौह युग को निरंतर चलने वाली युग भी बोला जाता है, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। अगर साक्ष्य की बात करें तो इसके बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है। इसके बारे में भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है। और इसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त है और जिसे पढ़ा भी जा सका है। अब हम देखते हैं ताम्रयुगीन औजारों का साक्ष्य की बात करते हैं तो गंगा यमुना दोआब जो है, गंगा यमुना दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, तो गंगा और यमुना के बीच की भूमि में अधिकांश ताम्रयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहीं पे देखते हैं सर्वप्रथम अस्थाई कृषि एवं शिल्प का उद्भव हुआ है। यहीं पे सबसे पहले सर्वप्रथम अस्थाई कृषि और शिल्प का विकास हुआ है। हम देखते हैं इस काल के मृदभांड के बारे में चर्चा करते हैं तो इस काल में सर्वप्रथम गेरुवनी मृदभांड मिलता है जो प्रसिद्ध है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ मृदभांड की बात करते हैं, ये मालवा में है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ का जो मृदभांड था वो सर्वश्रेष्ठ मृदभांड था। इसी संदर्भ में इसके संस्कृति के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो ये इसका अधिकांश क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे जोड़वे, नेवासा और दाइमाबाद, ये तीनों संस्कृति जो है वो अहमदनगर क्षेत्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र में पड़ता है। और ये चंदौली, सोनेगांव और इनाम गांव, ये महाराष्ट्र के ही पुणे में पड़ता है। ताम्रयुगीन संस्कृति का विकास इस क्षेत्र में ज्यादा हुआ।
इसी संदर्भ में देखते हैं गणेश्वर संस्कृति, ये वर्तमान में राजस्थान में विकसित हुआ था और ये ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि ताम्रयुगीन संस्कृति के जननी के नाम से कौन सा संस्कृति जाना जाता है, तो वहां पे ऑप्शन में रहेगा ये सारा संस्कृति, लेकिन आंसर क्या होगा? गणेश्वर संस्कृति, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी। अब हम देखते हैं इस काल के औजार के बारे में। तो इस काल में पत्थर और तांबा का औजार प्राप्त होता है। पत्थर का मतलब है इससे जस्ट पीछे ताम्र पाषाण युग, मतलब नव पाषाण युग और ताम्र युग के बीच का जो काल है उसको हम ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। उस समय पत्थर और तांबा दोनों का प्रयोग आरंभ हुआ और इस काल में अधिकांश जो औजार है वो कुल्हाड़ी और मछली मारने वाला जो भाला होता है उसका प्रमाण मिला है। यहाँ पे देखते हैं औजार के बारे में। तो यहाँ पे तांबा और कांसे का औजार प्राप्त हुआ है। तांबा यहाँ जो ताम्र युग से चलता आया और इस काल में कांसे का उद्भव हुआ और जो कि तांबा से अत्यधिक टिकाऊ और उपयोगी सिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं इसके पुरातात्विक स्रोत मतलब कांस्य युगीन सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम देते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम देते हैं। यह काल लगभग 3000 बीसी के आसपास इसका प्रमाण मिलता है। यहाँ जो है पुरातात्विक स्रोत प्राप्त है और साहित्यिक स्रोत का अभाव है। इसमें भी हम लोग देखे थे पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध था लेकिन साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं था। अब यहाँ देखते हैं इस काल के स्थल के बारे में। इस काल के स्थल में हम देखेंगे संदर्भ सभ्यता का जितना भी स्थल है या मेसोपोटामिया की सभ्यता का स्थल हो, ये सब जो है कांस्य युगीन में आता है। इस सभ्यता के संबंधित स्थल के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। इसी तरह हम देखते हैं लोथल, कालीबंगा, वनवाली, धौलावीरा और भी बहुत सारे हैं जो कि इस कांस्य युगीन स्थल हैं। अगर इसके आगे बात करें तो इस काल में हम देखते हैं लिपि, कला, धर्म, व्यापारी, पुरोहित, ये सब वर्ग का उदय हुआ। लिपि का मतलब है इस काल में हम देखते हैं कि लिपि तो मौजूद है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे भाव चित्रात्मक लिपि या इसी को हम बुस्टोफेरन लिपि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कला का भी विकास हो गया और धर्म का भी विकास हुआ, आरंभ हुआ, व्यापार का भी विकास हुआ। जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से ईरान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ से महत्वपूर्ण वस्तु मंगाया जाता था, जैसे लाजवर्द, चांदी, तांबा, ये सब मंगाया जाता था। हम इस काल और यहाँ पे देखते हैं मेहरगढ़। ये जो है स्थल ताम्र युग और कांस्य युग दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इस काल में दोनों युग के अधिकांश उपकरण प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, मेहरगढ़ जहाँ प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं और जिस कारण इसे बलूचिस्तान के रोटी का टोकरी बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं लौह युग में। हम लोग ने ताम्र युग देख लिया, कांस्य युग देख लिया, अब हम लौह युग में प्रवेश करते हैं। इसमें देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है लोहे का प्रमाण भारत में आर्यों के आगमन के संदर्भ में हुआ है। जिस समय आर्यों का आगमन हुआ था वैदिक काल में, उस समय लोहे का उद्भव हुआ और लगभग 1000 बीसी के आसपास सर्वप्रथम अतरंजी खेरा नामक जगह है जहाँ पे लोहे का कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। इस काल में हम लोग ने देख लिया कि यह निरंतर चलने वाला युग है। यहाँ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है जिसके आधार पर हम किसी भी
चीज का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ इस काल का जो है मृदभांड वो चित्रित धूसर मृदभांड हुआ करता था। इस काल का जो मृदभांड है, मृदभांड मतलब जो मिट्टी का बर्तन था वो चित्रित धूसर था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था तो यहाँ पे गिरुवनी मृदभांड था। अब इस काल के हम स्थल की बात करें तो इस काल के महत्वपूर्ण स्थल जैसे देखते हैं हम अहिछत्र, काम्पिल, ये जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे 16 महाजनपद, वहां पे इसका वर्णन चर्चा करेंगे। अहिछत्र और काम्पिल ये जो है पांचाल की राजधानी थी। पांचाल जो है एक 16 महाजनपद का एक महत्वपूर्ण महाजनपद है, जिसकी राजधानी, जिसकी दो राजधानी थी, पूर्वी पंचाल और उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। तो ये दोनों जो है उसकी राजधानी है। अब आगे हम देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये भी जो है कांस्य युग में भी इसकी चर्चा होता है और इसमें भी, यहाँ पे भी लोहे का प्रमाण मिला है। इसके आगे देखते हैं हम मथुरा, रोपर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है, जो वर्तमान में पंजाब में है। इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा किया था। इसके आगे हम देखते हैं श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती। उसके बाद हस्तिनापुर देखते हैं। मतलब इस और भी अन्य बहुत सारे स्थल है जहां से हम लौह युगीन उपकरण प्राप्त हुआ है, लौह युगीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब इसमें देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांस्य युगीन जितने भी स्थल थे वो लगभग वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि लौह युग के बाद अब जो है बस्तियां जो है नदी घाटियों से, नदी घाटी के किनारे तो था ही, इसके अतिरिक्त इससे दूर भी अब बस्तियों का स्थापना आरंभ हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, सिंधु मोहनजोदड़ो नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो इस तरह से हम देखते हैं बनवाली रंगोई नदी के किनारे। इस तरह से देखते हैं कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के, जितने भी कांस्य युगीन सभ्यता के जितने भी स्थल है वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुआ था। इसका कारण है कि यहाँ पे उसे पर्याप्त मात्रा में प्रचुर संसाधन की उपलब्धता हो जाती थी। और यहाँ पे देखते हैं कि धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई और जो बस्तियां हैं वो नदी किनारे से दूर भी बसना शुरू हो गया। इस तरह से हम लोगों ने धातु युग को 3 भागों में बांटकर देखा, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। इसके पहले हम लोगों ने ऐतिहासिक काल को भी बांट करके देख लिया था। और आगे हम लोग अब इसके अगले वीडियो में हम लोग आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उससे क्वेश्चंस अधिकांश आते हैं, वैसे क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मतलब प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता से आगे जो है उससे क्वेश्चन का अधिकांश पूछने की संभावना ज्यादा रहता है। तो हम लोग अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे, इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।